Assalamualaikum students and welcome to the new lecture of 10th chemistry. Basically I have written 10 and first year over here. तो फर्स्ट ईयर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये टॉपिक फर्स्ट ईयर में भी है, ये केमिकल काइनेटिक्स, और जिस केमिकल काइनेटिक्स के नाम से ये चैप्टर मौजूद है आप लोगों की बुक में, और उसी चैप्टर के केमिकल इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स हैं बेसिकली, जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, केसी के न्यूमेरिकल्स भी कह सकते हैं। तो 10th केमिस्ट्री की अगर बात करें तो इसमें टोटल 2 ही टॉपिक्स हैं जिनके न्यूमेरिकल्स पेपर में आते हैं, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और दूसरा हमारे पास पीएच के न्यूमेरिकल्स। तो इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के न्यूमेरिकल्स हैं और चैप्टर नंबर 2 में पीएच के न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स मैं इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड कर दूंगा, जिसके बाद फिर क्या होगा कि आप लोगों के तमाम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी पेपर में जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसमें IUPAC नेमिंग वगैरह आ सकती है, वो मैं आप लोगों को पहले ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। आज मैं इस चैप्टर को रिकॉर्ड करवाऊंगा, इस लेक्चर में इस टॉपिक को रिकॉर्ड करवाऊंगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा पीएच के न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा। अच्छा, इसमें हमारे पास टोटल 4 न्यूमेरिकल्स मैं करवाऊंगा आप लोगों को। अगर वो 4 न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस कर लें तो इंशाल्लाह आप लोग किसी भी तरह का न्यूमेरिकल पेपर में आ जाए आप सॉल्व कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल मैंने कहीं और से नहीं, आपकी बुक से ही लिया है। वैसे ज़्यादातर बुक से ही न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में, बुक से ही न्यूमेरिकल लिया है। ये पहला केस है जिसमें इन्होंने हमें कहा हुआ है कि डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड यानी कि N2O4 डिकम्पोज इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है ना इस पूरे क्वेश्चन में, वो ये ड्राइव का वर्ड है। इन्होंने कहा, अगर ये कहते हैं कि राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, तो सिंपल हम एक्सप्रेशन लिख देते, लेकिन इन्होंने कहा कि ड्राइव करके दिखाएं। अच्छा, एक तो हमें एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है, वैल्यू नहीं निकालनी है केसी की, क्योंकि केसी की वैल्यू निकालने के लिए वहाँ लिखा हुआ होता है, हमें कोई वैल्यूज़ दी हुई होती, कंसंट्रेशन दी हुई होती, तो केसी की वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ एक्सप्रेशन निकालनी है और यूनिट निकालना है। अच्छा, यूनिट के बारे में एक बात याद रखिएगा कि कभी भी केसी का कोई भी न्यूमेरिकल आता है ना तो आपने यूनिट तो लाजमी ही निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करने का सबसे पहला तरीका क्या होता है कि हम डेटा बनाते हैं। तो यहाँ पर भी अब हम डेटा बनाएंगे सबसे पहले, और डेटा में आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आती है। डेटा में हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन आएगी। अच्छा, रिएक्शन की इक्वेशन बाद मरतबा दी हुई होती है, बाद मरतबा नहीं दी हुई, तो अब आपने इसको खुद ही बनाना है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि N2O4 डिकम्पोज हो रहा है इसमें, तो आप लेफ़्ट साइड पर यानी कि रिएक्टेंट में हमारे पास N2O4 है, और क्योंकि इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में हम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शंस को ही डिस्कस करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन, और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है जिसमें 2 एरो, डबल एरो होते हैं। तो आपने हमेशा इस चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल होगा केमिकल काइनेटिक्स का, चाहे वो मैट्रिक में हो चाहे फर्स्ट ईयर में, आपने डबल एरो बनाना है। उसके बाद रिएक्टेंट हमारे पास N2O4 है और प्रोडक्ट क्या है NO2, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये N2O4 डिकम्पोज हुआ है इसमें। अच्छा, अब एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करें या कोई भी एक्सप्रेशन भी खाली बनानी हो, हमें एक्सप्रेशन भी बाज़ मरतबा खाली बनाने के लिए आ जाती है लिखने के लिए, तो आपने हमेशा इक्वेशन को चेक करना है कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो अब इस इक्वेशन को अगर आप चेक करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन के हमारे पास 2 मोल्स हैं, जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 मोल है। तो आपने क्या करना है, नाइट्रोजन के 2 एटम, यहाँ नाइट्रोजन का 1 एटम। 9th क्लास में आप बैलेंसिंग सीख चुके हैं, तो हमें यहाँ पर 2 ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर 2 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन 2, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और 2 2 4 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस हो गई है इक्वेशन। सबसे पहला काम तो हमारा हो गया। अब दूसरा उन्होंने क्या कहा है कि ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो अब हमें यहाँ पर थोड़ी सी कुछ स्टेप्स की डेरिवेशन करनी पड़ेगी। डेरिवेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेशन में मैंने आप लोगों को इंशाल्लाह डेरिवेशन का लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा। बहुत ही आसान तरीके से 3 स्टेप्स हमें डेरिवेशन में शो करवाने होते हैं। सबसे पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन शो करवाते हैं सॉल्यूशन में। अब हम अच्छा डेटा को कंप्लीट कर लेते हैं। डेटा में उन्होंने बोला ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, यानी कि हम यहाँ पर लिख देते हैं कि केसी एक्सप्रेशन, केसी एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और दूसरा हमें क्या बोला हुआ है, ऑल्सो इंटरप्रेट यूनिट ऑफ केसी, यानी कि यूनिट ऑफ केसी, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमें बोली हुई हैं फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा, अब हमने क्या करना है डेरिवेशन में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि टोटल हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। हम पहले फॉरवर्ड रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर रिवर्स रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम फाइनली इक्विलिब्रियम पर डिस्कस कर लेंगे इस रिएक्शन को। तो सबसे पहले हम करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन को डिस्कस। फॉर सॉल्यूशन, यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे आप सॉल्यूशन, और क्या लिख रहे हैं, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में फॉरवर्ड कंडीशन क्या है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की जब बात होगी तो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हमें लिखना होगा। आपने फॉरवर्ड रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी होंगी, उसमें हम क्या करते हैं, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट वाला एरो बस शो करेंगे, 2NO2।
और फिर हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसकी डेरिवेशन आप लोगों ने की भी होगी यकीनन, लॉ ऑफ मास एक्शन, या नहीं की भी तो मैं अपलोड कर दूंगा। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अब क्योंकि हम सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब कंसंट्रेशन का क्या सिंबल होता है, मैंने बताया था आप लोगों को कि ये स्क्वायर ब्रैकेट जो होती है वो कंसंट्रेशन का यूनिट होती है, ठीक है, वो कंसंट्रेशन की रिप्रेजेंटेशन होती है। स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए हम कंसंट्रेशन को शो करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है, N2O4 है, तो N2O4 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी बात। तो हमने क्या कहा, रेट मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि रिएक्टेंट यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, हमने यहाँ पर एफ इसलिए लिखा क्योंकि अभी हम सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है और इज इक्वल्स टू और कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ पर इज इक्वल्स टू और कांस्टेंट क्या आ जाएगा, के एफ, जैसे कि हमने डेरिवेशन में किया था। अब डेरिवेशन में अब ए बी सी डी लिखा था, उसकी जगह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, N2O4। अब N2O4 के पीछे कोई वैल्यू नहीं थी, वरना वो इधर पावर बन जाती। तो ये हमने फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्सप्रेशन बना ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिवर्स रिएक्शन की एक्सप्रेशन बनाना है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, क्वेश्चन का अब कोई काम नहीं है तो मैं क्वेश्चन ऊपर से रब कर देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन रब करने के बाद बाकी की डेरिवेशन हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, फॉर रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या करना है, सेम यही एक्सप्रेशन दोबारा लिखूंगा मैं जो हमें डेटा में गिवन है, जो हमने डेटा में खुद बनाई है, बल्कि N2O4, लेकिन रिवर्स रिएक्शन है तो इसलिए एरो किस तरह बनेगा, बैकवर्ड एरो बनेगा। और अब इस बैकवर्ड एरो की वजह से हम कह सकते हैं कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, क्योंकि टेल की साइड पर जो होता है वो रिएक्टेंट होता है, टेल की साइड पर जो होता है वो रिएक्टेंट होता है, हेड की साइड पर जो होता है वो प्रोडक्ट होता है। तो अब हम इसकी एक्सप्रेशन किस तरह से, मतलब अकॉर्डिंग टू वही सेम चीज़ जो हमने वहाँ पर की थी वही हम यहाँ पर भी करेंगे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि आप डेरिवेशन करके दिखाएं, डिराइव का वर्ड यूज़ किया था, मैंने आपको दिखाया है, तो इसीलिए हमें सब कुछ करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। और वही बात लिखेंगे कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में कंसंट्रेशन का तो सिंबल वही बन जाएगा जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है, बाकी रिएक्टेंट्स कौन है, अब इस मरतबा टेल के पास कौन लिखा हुआ है, NO2, तो NO2 एज अ रिएक्टेंट आ जाएगा और ऊपर पावर बन जाएगी हमारे पास 2। तो सेम आपने देखा जैसे हमने यहाँ पर किया था वैसे ही किया, बस रिएक्टेंट बदल गया, वहाँ लेफ्ट साइड पर रिएक्टेंट था, यहाँ राइट साइड पर रिएक्टेंट है, और फिर वही इक्वल टू और कांस्टेंट आ जाएगा। और R इसलिए लगाया क्योंकि रिवर्स रिएक्शन की बात हो रही है। B भी लगा सकते हैं, बैकवर्ड की अगर हेडिंग डालेंगे तो B भी लिख देंगे, इज इक्वल्स टू और कांस्टेंट आ जाएगा KR। और इसी तरह हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की भी इक्वेशन बन गई और रिवर्स रिएक्शन की भी इक्वेशन बन गई। इसको भी हम बॉक्स में लिख देते हैं ताकि आप लोगों को अलग से नज़र आ जाए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, लास्ट तीसरा स्टेप, मैंने कहा ना कि इसकी डेरिवेशन 3 स्टेप्स की थी। पहले फॉरवर्ड रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, फिर रिवर्स रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, फिर हम इक्विलिब्रियम पर डिस्कस करते हैं। तो अब इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लिख देंगे कि एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर हमें पता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। हमें ज़्यादा वर्डिंग लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कोई डेरिवेशन नहीं है तो ये न्यूमेरिकल में ही आई हुई है ये चीज़, बस इसको डिराइव करके दिखाना है हमने, तो हम डायरेक्ट स्टेप्स करके डिराइव करके दिखा सकते हैं। वर्डिंग अगर नहीं भी लिखें तो कोई इतनी बड़ी मसले वाली बात नहीं है। और अब फॉरवर्ड रिएक्शन का हमने जो एक्सप्रेशन ड्राइव की थी वो हम यहाँ पर लिख देंगे, RF किसके बराबर था, KF और N2O4, इसी तरह इज इक्वल्स टू RR किसके बराबर है, KR NO2। इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी चीज़, अगर किसी को कन्फ्यूजन है बार बार देखें, आपके तमाम सवालों के जवाब इसी वीडियो में मौजूद हैं। अच्छा, अब हमारे पास दोनों साइड्स पर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब आप लोगों को मैथमेटिक्स में ये बात पढ़ाई गई है कि जब हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन होती है, इक्वेशन होती है, तो उसमें हम हमेशा कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर देते हैं और वेरिएबल्स को एक तरफ। तो यहाँ कॉन्स्टेंट कौन कौन है, KF और KR, तो इन दोनों को हम लेफ्ट साइड पर ले आएंगे, KF ओवर KR इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर NO2 तो एज इट इज़ रहेगा NO2। और ये पावर क्यों बनी है, मैंने बताया था ना कि ये पावर इसलिए बनी है क्योंकि यहाँ पर पीछे जो कोफिशिएंट लिखा होता है वो पावर बन जाती है, और ये जो लेफ्ट साइड पर दूसरी कंसंट्रेशन है वो उधर जाकर राइट पर डिवाइड में आ जाएगी,
इधर मल्टीप्लाई हो रही है KF के साथ, उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, N2O4। ठीक है, तो ये अब हमारे पास हो गया। अब आखिरी काम हमने क्या करना है, ये आप लोग यकीनन नोट डाउन कर चुके होंगे, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। आखिरी काम आपने ये करना है कि आपने यहाँ पर इसकी KC की एक्सप्रेशन बनाकर दिखा देनी है। KC की एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, KC की एक्सप्रेशन ऐसे बनाएंगे कि आखिर में हम लिख देंगे सिंस KF ओवर KR इज इक्वल्स टू KC। जब बहुत सारे कांस्टेंट जमा हो जाते हैं तो हम तमाम कांस्टेंट्स को मर्ज करके एक सिंगल कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसीलिए हमारे पास दो कांस्टेंट थे, उनको मर्ज करके हमने एक सिंगल कांस्टेंट बना दिया और आखिर में हम KC एक्सप्रेशन लिख देंगे कि KC इज इक्वल्स टू, ऊपर ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। यानी कि वैसे तो हमने रिएक्टेंट लॉ ऑफ मास एक्शन जब हम अप्लाई कर रहे थे तो उस वक्त हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को अलग अलग डिस्कस किया। अब इक्विलिब्रियम पर आ गए, तो इक्विलिब्रियम पर आने के बाद अब हम टोटल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, और KC की एक्सप्रेशन में हमेशा ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा रिजल्ट होगा उसमें हमेशा जो गिवन एक्सप्रेशन थी उसका प्रोडक्ट ऊपर होगा और रिएक्टेंट नीचे। तो यहाँ पर भी यही है कि प्रोडक्ट ऊपर है NO2 और रिएक्टेंट नीचे N2O4। तो इस तरह हमारे पास ये KC की एक्सप्रेशन ड्राइव हो चुकी है। लेकिन हमें सिर्फ एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए नहीं कहा था, हमें एक्सप्रेशन के साथ साथ यूनिट ड्राइव करने के लिए भी कहा था। तो अब हम यूनिट यहाँ पर ड्राइव कर लेते हैं बराबर में। और मैंने आपसे कहा है कि यूनिट उन्होंने बोला हो या नहीं बोला हो, आपने यूनिट लाजमी ड्राइव करके दिखाना ही होता है। तो अब हम यूनिट को अगर ड्राइव करेंगे तो उसके लिए क्या लिख देंगे, हेडिंग बना देंगे यूनिट फॉर यूनिट। कोशिश करें न्यूमेरिकल्स में इस तरह हेडिंग बनाकर एक एक काम करें ताकि जो चेकर है उसको साफ़ सुथरा नज़र आए और जल्दी जल्दी से चेक होने की वजह से वो आपको ज़्यादा नंबर दे दे। अच्छा, अब KC की एक्सप्रेशन आपको पता है, KC की एक्सप्रेशन से ही KC का यूनिट बनता है। तो KC की एक्सप्रेशन हम दोबारा लिख देंगे, KC इज इक्वल्स टू NO2 स्क्वायर ओवर N2O4। अच्छा, अब इसका यूनिट निकालने के दो तरीक़े हैं। यूनिट निकालने के दो तरीक़े क्या हैं कि यूनिट आपको पता है कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिख दे रहा हूँ आपको ये याद दहानी करवाने के लिए कि कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं। तो कंसंट्रेशन, या मैं इस तरह से भी लिख दूँ CONC, तो इसका भी वही मतलब है, कंसंट्रेशन लिखें या इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट बनाएं। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मोल पर DM क्यूब, मोल पर DM क्यूब। अब मोल पर DM क्यूब को लिखने के तीन तरीके हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं या आप मोल पर DM क्यूब इस तरह से भी लिख सकते हैं, मोल पर DM क्यूब। जब आप जाहिर सी बात है ये पावर नीचे से ऊपर न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाएगी जब ये वैल्यू, तो इसकी जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगी और इसके ऊपर से नेगेटिव साइन खत्म होकर सिंपल DM क्यूब हो जाएगा। और तीसरा तरीका इसको लिखने का क्या है कि हम इसकी जगह मोल पर DM क्यूब की जगह कैपिटल M भी लिख सकते हैं। कैपिटल M भी मोलैरिटी को ही शो करता है, कंसंट्रेशन को ही शो करता है। लेकिन जब आंसर आप देंगे ना उसमें आपने मोल पर DM क्यूब ही लिखना है। इस M के ज़रिए अगर आप यूनिट ड्राइव कर रहे हैं तो आप आखिर में M की जगह क्या कर देंगे, मोल पर DM क्यूब पुट कर देंगे। तो मैं अभी M के थ्रू कंसंट्रेशन फाइंड आउट मतलब यूनिट फाइंड आउट कर रहा हूँ, जो कि एक आसान तरीका है, ज़्यादा हमें वैल्यूज़ लिखनी नहीं पड़ेंगी बार बार। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, KC इज इक्वल्स टू, ऊपर भी मैंने क्या लिख दिया M ब्रैकेट में, और ऊपर स्क्वायर था तो एज इट इज़ रहेगा, और नीचे भी मैंने क्या लिख दिया M। ठीक है, स्क्वायर अब अगर आप ब्रैकेट नॉर्मल वाली भी बना देंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अब हम कंसंट्रेशन नहीं लिख रहे हैं, अब हम क्या लिख रहे हैं, अब हम यूनिट्स लिख रहे हैं। तो यूनिट्स को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी नहीं है, आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं राउंड ब्रैकेट में। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंगल M जो है वो यहाँ पर 2 M है, एक M से एक M कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या कंसंट्रेशन बची, सिंपल M। और मैंने कहा था आंसर आपने हमेशा मोल पर DM क्यूब में ही देना, और M किसके बराबर होता है, मोल पर DM क्यूब के। तो आप इसकी जगह इस तरह से चाहें तो इस तरह से लिख दें, वरना इस वैल्यू को नीचे भेजकर सिंपल पॉजिटिव DM क्यूब के साथ लिखिए। तो यहाँ पर आपने KC की एक्सप्रेशन भी ड्राइव कर ली और KC का यूनिट भी ड्राइव करके यहाँ पर आप आंसर लिख देंगे और आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये तो था पहला केस। इसके अलावा हमने 3 और न्यूमेरिकल्स करने हैं ताकि हमारे पास जितने भी KC के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। तो बाकी दूसरा न्यूमेरिकल अब हम करते हैं। ओके, नाउ दिस इज़ न्यूमेरिकल नंबर 2 और दिस न्यूमेरिकल इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 18। न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 3 ये जो भी हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं पेज नंबर 18 पर गिवन है। अब इस न्यूमेरिकल में अगर आप देखें उन्होंने 3 सब्सटेंसेस दिए हैं, PCl5, PCl3, PCl2 आर एट इक्विलिब्रियम पर है और उनकी कंसंट्रेशन बताती है 0.8, 1.2 एंड 1.2। अच्छा, ये याद रखिएगा कि यहाँ रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि फर्स्ट के लिए यानी कि फर्स्ट कंपाउंड के लिए ये वाली पहली कंसंट्रेशन है, सेकंड कंपाउंड के लिए दूसरी कंसंट्रेशन और थर्ड कंपाउंड के लिए तीसरी कंसंट्रेशन, यानी कि तरतीब से चलेंगे, पहले के लिए पहली, दूसरे के लिए दूसरी, तीसरे के लिए तीसरी, इसको बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर खाली क्या बोला है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ KC।
ठीक है ना। तो अब यहाँ यूनिट का नहीं बोला, लेकिन फिर भी आपने यूनिट निकाल कर दिखाना है। सबसे पहला वही काम है, डेटा बनाएंगे। डेटा में क्या करना होता है, हमने डेटा में हम लिख देंगे कि हमें PCl की कंसंट्रेशन PCl5, अच्छा इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले। तो अब इक्वेशन में साफ नज़र आ रहा है कि PCl5 जो है वो ब्रेक हुआ है, डिकम्पोज हुआ है किसमें, PCl, अच्छा ये P नहीं है सॉरी, PCl3 प्लस Cl2 में, ठीक है। जो PCl5 है वो हमारे पास PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हुआ है। अच्छा अब ये कन्वर्ट होने के बाद इक्वेशन देख लेते हैं। बैलेंस है 1 फास्फोरस 5 क्लोरीन, 3 और 2 5 क्लोरीन, बैलेंस है इक्वेशन। अब कंसंट्रेशन दी हुई है, PCl5 की कंसंट्रेशन क्या दी हुई है, तरतीब से दी हुई थी ना, तो तरतीब से लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया ताकि पता चले कि कंसंट्रेशन दी हुई है। PCl5 की है 0.8 वहाँ दी हुई है 0.8, पहली जो कंसंट्रेशन दी हुई है वो PCl5 के 0.8 इंटू 10⁻⁻3। अब मैं मोल पर DM क्यूब लिखने के बजाय कैपिटल M लिख दे रहा हूँ ताकि हमारे पास जगह भी कम यूज़ हो और टाइम भी बचे। इसी तरह PCl3 की क्या दी हुई है कंसंट्रेशन, PCl3 की दी हुई है 1.2 इंटू 10⁻3 और यहाँ पर भी मैं सिंपल M लिख दे रहा हूँ। और Cl2 की क्या दी हुई है, Cl2 की कंसंट्रेशन दी हुई है वही सेम 1.2 इंटू 10⁻3 और M। अब हमने क्या करना है, यूनिट Kc एक्सप्रेशन, Kc की एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है और यूनिट Kc वैल्यू लिख देता हूँ मैं, Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यूनिट ऑफ Kc, ठीक है। वैल्यू ऑफ Kc और यूनिट ऑफ Kc हमें ड्राइव करना है। ये हमने डेटा बना लिया। अब सॉल्यूशन में अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले Kc की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम हेडिंग बना लेते हैं, फॉर वैल्यू ऑफ Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Kc की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए Kc एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेगी और Kc एक्सप्रेशन आप लोगों को पता है कैसे लिखते हैं, Kc इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन है यहाँ पर, PCl3 और Cl2। तो PCl3 अलग ब्रैकेट में लिखेंगे, याद रखें अक्सर बच्चे यहाँ प्लस लगा देते हैं, इधर देखकर प्लस नहीं लगाना, ये मल्टीप्लाई होती हैं, दोनों जो वैल्यूज़ होंगी वो आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई। तो PCl3 और Cl2 बीच में प्लस नहीं लगाना, फिर कह रहा हूँ, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और नीचे आ जाती है रिएक्टेंट हमेशा, तो PCl5 नीचे आ जाएगा, PCl5। अब इसको क्या करना है, सिंपल वैल्यूज़ पुट कर देना है हमने। Kc इज इक्वल्स टू PCl3 की वैल्यू क्या है, PCl3 की वैल्यू हमारे पास 1.2 इंटू 10⁻3। अच्छा बास टीचर्स ना यूनिट भी साथ साथ ही ड्राइव करवा रहे होते हैं, उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं यूनिट अलग ड्राइव करवाता हूँ और वैल्यू अलग निकलवाता हूँ। 10⁻3 और फिर उसके बाद इसकी वैल्यू भी यही दी हुई है 1.2 इंटू 10⁻3। यूनिट हम बाद में अलग से ड्राइव करेंगे, डिवाइडेड बाय जो हमारे पास PCl5 की कंसंट्रेशन क्या दी हुई है, PCl5 की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.8 इंटू 10⁻3, ठीक है। ये तीन कंसंट्रेशन हमारे पास मौजूद हैं, 1.2 एंड 0.8। वैल्यूज़ पुट कर दी। अब क्या करेंगे, अब इन वैल्यूज़ को हमें कैलकुलेट करना है। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये सब मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, इसलिए ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पर 10⁻³ को इस 10⁻³ से कैंसिल कर दें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है। अच्छा अब क्या क्या वैल्यूज़ बची हमारे पास, 1.2 और 0.8। इसको हम सिंपल कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे। सिंपल कैलकुलेटर से अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 तो हमारे पास आंसर आ गया है 1.44 और इसको डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.8 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 0.8, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1.8, टोटल आंसर आया हमारे पास 1.8। तो हम यहाँ पर लिख देंगे Kc इज इक्वल्स टू 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एज इट इज़ छोड़ देंगे इसके साथ, क्योंकि हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, ठीक है। अगर अलाउ हो भी तो कोई मसला नहीं है, ये वैल्यू एज इट इज़ साइंटिफिक नोटेशन में देना अच्छी बात होती है। इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो वो उतना ज़्यादा बेहतर आंसर नहीं है जितने साइंटिफिक नोटेशन में आंसर ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा फिर उसके बाद इसका यूनिट निकालना है, तो Kc की वैल्यू के बाद Kc का यूनिट हम ड्राइव करने वाले हैं। Kc का यूनिट कैसे ड्राइव करेंगे, Kc का यूनिट ड्राइव हम ऐसे यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, या अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर इसको दिखा सकता हूँ, लेकिन बराबर में ही कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छी बात है। ये सब आप लोग नोट डाउन कर चुके हैं, इसको नोट डाउन कर लें अगर नहीं किया तो। उसके बाद अब हम यहाँ पर Kc की यूनिट को ड्राइव करना सिखाएंगे आप लोगों को। Kc का यूनिट कैसे ड्राइव होगा, हेडिंग लिखते हैं फॉर यूनिट ऑफ Kc का यूनिट निकालने के लिए एक्सप्रेशन की ज़रूरत होती है, एक्सप्रेशन सामने ही लिखी हुई है। अगर चाहें तो एक्सप्रेशन दोबारा कॉपी कर दें, वरना अदरवाइज डायरेक्ट इसमें यूनिट पुट कर दें। यूनिट क्या होगा, PCl3 का यूनिट, वही मैंने कहा कि mm पुट करें पहले, तो
mm पुट करने से हमारे पास टाइम भी बच जाता है और जो है वो हमें ज़्यादा देर भी नहीं लगती, जल्दी भी फाइंड आउट हो जाता है। m, अब यहाँ पर एक m से एक m क्या हो जाएगा, कैंसिल, और कितना m बचा हमारे पास, एक ही m बचा, इसका मतलब, और मैंने कहा था कि आंसर अपने हमेशा मोल पर dm क्यूब में देना होता है, तो ये m जो है वो किसके बराबर है, मोल पर dm क्यूब के। तो इसी तरह आप क्या लिख देंगे लास्ट में, रिजल्ट की हेडिंग डालकर अगर आप चाहें तो दोनों को मर्ज करके लिख दें, रिजल्ट या आंसर, फाइनल आंसर या कुछ भी लिखकर, Kc इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10⁻³ मोल पर dm क्यूब। इस तरह लिखें या जैसे इधर लिखा हुआ है वैसे लिख दें। बस जब स्लैश डालेंगे तो याद रखिएगा पावर पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं होगी। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 हो गया। अब मैं इसके बाद आप लोगों को न्यूमेरिकल नंबर 3 करवा देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ न्यूमेरिकल नंबर 3। मैंने पूरा न्यूमेरिकल नहीं लिखा क्वेश्चन जानबूझकर, क्योंकि टाइम भी नहीं है, और दूसरी बात यह कि हमारे पास डेटा में ही सारी बातें समझ में आ रही हैं। मुझे यहाँ पर 2-3 ज़रूरी बातें करनी है। सबसे पहली बात ये कि Kc के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इनमें अगर कोई टेम्परेचर या प्रेशर दिया हुआ हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, उससे कंफ्यूज नहीं होना, वो सिर्फ ऐसे ही वैल्यू दी हुई है, उसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर। पहली बात, टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यूज़ देकर परेशान नहीं होना, वो एक्स्ट्रा दी हुई हैं, उसको आपने कोई अपने न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं करना। दूसरी बात कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है Kc की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई है, हमें नॉर्मली Kc की वैल्यू निकालनी होती थी, अब यहाँ Kc की वैल्यू दी हुई है, तो ये केस नंबर 3 है। तो इस केस में क्या है, बेसिकली आपको याद रखें जब भी Kc की वैल्यू दी हुई होगी तो दो बातें हो सकती हैं, या तो Kc की वैल्यू, क्योंकि फॉर्मूले में Kc के अलावा कंसंट्रेशन होती है, तो या तो Kc की वैल्यू अगर दी हुई है तो कंसंट्रेशन पूछी हुई होगी, वरना दूसरा ये केस है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का न्यूमेरिकल है, तो प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन ये लिखा हुआ होगा। अगर प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है तो ये QC वाला टॉपिक है, Kc और QC वाला टॉपिक है। और अगर प्रिडिक्ट द डायरेक्शन नहीं लिखा हुआ बल्कि कोई कंसंट्रेशन पूछी हुई है तो फिर वहाँ पर आपने डायरेक्शन नहीं बतानी, बल्कि आपने फॉर्मूले में शिफ्टिंग वगैरह करके उसका कंसंट्रेशन का आंसर निकालना है। वो भी मैं इंशाल्लाह न्यूमेरिकल आपको भी लास्ट में करवा दूंगा कि उसमें क्या केस होता है। फिलहाल यहाँ पर डायरेक्शन वाला टॉपिक है, लिखा हुआ नज़र आ रहा है साफ सुथरा, क्वेश्चन के आखिर में लिखा हुआ है। एक बात, दूसरी यहाँ अच्छी बात क्या है कि इन्होंने आपको इक्वेशन भी दे दी है कि HI, H2 और I2। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करना है। इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने के लिए हम हेडिंग वही बना देंगे, फॉर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब भी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन वाला न्यूमेरिकल होता है तो हम क्या करते हैं, हम जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में हम Kc की जगह QC लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे QC इज इक्वल्स टू, और वही प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, तो यहाँ पर प्रोडक्ट कौन है, H2 और I2, ये प्रोडक्ट दी हुई हैं, तो हमने इनको ऊपर लिख दिया, बीच में प्लस का साइन नहीं लिखना, पीछे कोई वैल्यू नहीं, इक्वेशन बैलेंस, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन 2 आयोडीन। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है, HI नीचे आ जाएगा HI, और HI के पीछे 2 लिखा हुआ है कोफिशिएंट, तो वो आपको पता है पावर बन जाता है। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे, QC इज इक्वल्स टू, H2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब भी डायरेक्शन वाला न्यूमेरिकल होगा हमने Kc की जगह QC लिखना है, और फिर आखिर में क्या करना है वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। एंड में बस हमें थोड़ा सा इसमें एनालिसिस करना होगा, वो जब आंसर आएगा तो आप लोगों को बता दूंगा मैं। अच्छा, अब हमने H2 और I2 की वैल्यूज़ लिखनी है, दोनों की वैल्यूज़ आप देख सकते हैं 1 × 10⁻⁵ दी हुई है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 × 10⁻⁵ इधर भी, और 1 × 10⁻⁵। अच्छा, इधर यूनिट नहीं निकालना, यूनिट क्यों नहीं निकालना, क्योंकि इन्होंने खुद भी Kc का यूनिट नहीं दिया हुआ। देखिए Kc की वैल्यू जो दी हुई है क्वेश्चन में, इसमें यूनिट नहीं लिखा हुआ, ठीक है, यूनिट नहीं लिखा हुआ, और इस एक्सप्रेशन में यूनिट होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि Kc में बाज़ दफ़ा यूनिट होता है, बाज़ दफ़ा यूनिट नहीं होता, कि किसी कुछ इक्वेशंस का यूनिट होता है, कुछ इक्वेशंस का यूनिट नहीं बनता, कुछ रिएक्शंस में Kc का यूनिट नहीं बनता। तो ये वो रिएक्शन है जिसमें Kc का यूनिट नहीं बनेगा। और कैसे पता चलता है, जब लेफ्ट साइड रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स के बराबर हों तो कोई यूनिट नहीं होता Kc का। तो देखिए यहाँ पर भी 2 मोल्स हैं और यहाँ पर भी 1 और 1 2 मोल्स हैं, 1 + 1 2, भले ये अलग अलग एलिमेंट्स है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने टोटल मोल्स रिएक्टेंट और टोटल मोल्स प्रोडक्ट देखना है, तो रिएक्टेंट्स के टोटल मोल्स भी 2 हैं, प्रोडक्ट के टोटल मोल्स भी 2 हैं, तो यहाँ कोई यूनिट होगा ही नहीं, तो ना हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, हमें सिर्फ Kc की वैल्यू से मतलब है, लेकिन वो भी यहाँ पर हम इन टर्म्स ऑफ QC निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमने H2 की भी वैल्यू लिख दी, I2 की भी वैल्यू लिख दी, अब हमने किसकी वैल्यू लिखनी है, HI की, तो HI की वैल्यू लिख देंगे। HI की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 × 10⁻⁵, हाइड्रोजन आयोडाइड की है 2 × 10⁻⁵, और क्योंकि पावर थी इधर तो इधर भी पावर आ जाएगी।
अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पर ये दोनों आपस में वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, सेम वैल्यूज़ हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, सेम बेसिस हैं। देखिए ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो ऐसे केस में हमने मैथमेटिक्स में सीखा हुआ है कि हम क्या कर देते हैं, हम इनको एक ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं, और इसकी भी पावर 1 थी, इसकी भी पावर 1 थी, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। सेम वैल्यूज़ जब हों लिखी हुई, सेम बेसिस हों जब भी, तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। ये मैथ्स का रूल हमने पढ़ा हुआ है, बेसिस सेम पावर ऐड के नाम से। और नीचे भी हमारे पास एज इट इज़ है। अच्छा, यहाँ मैं शिफ्ट कर दे रहा हूँ इसको, ये 2 अंदर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये पावर 2 इस 2 को भी मिलेगा और ये पावर 2 इस 10 को भी मिलेगा। तो ये 2 को जब पावर 2 मिलेगी तो ये क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। और जब इस 10 की पावर 5 को मिलेगी तो याद रखिएगा ब्रैकेट के अंदर वाली पावर ब्रैकेट के बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पर 5 का स्क्वायर नहीं कर देना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो ये इसकी वजह से 4 बन गया है। यहाँ पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हुई हैं, याद रखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पहले पावर डिस्ट्रीब्यूट करिएगा दोनों में, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर भी न्यूमिनेटर में भी हम यही वाला काम करेंगे। QC या बराबर में लिख देते हैं, QC की जो वैल्यू है इसको बराबर में ही लिख देंगे। ये वाली पावर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर ब्रैकेट के अंदर वाली पावर ब्रैकेट के बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो 5 2 ज़ा वही -10। नीचे भी 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10। अब आप देख सकते हैं कि ये 10⁻⁻10 10⁻⁻10 दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि बीच में एक्सप्रेशन में कोई प्लस माइनस नहीं है, तो कैंसिलेशन हो सकती है। अब 1/4 बचा, और 1/4 जो है वो बेसिकली हमारे पास QC की क्या वैल्यू आई है। 1/4 को जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी 0.25। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये 0.25 QC जो आया है इससे आपने आंसर को एनालाइज करना है। मैं देख लेता हूँ ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं ये यहाँ पर कट रहा है, तो मैं इसको बराबर में लिख देता हूँ। एक काम करते हैं, हम QC की वैल्यू को नेक्स्ट यहाँ पर लेफ्ट साइड पर लिख देते हैं। ये अब किसी काम का नहीं है डेटा, तो अब इसको हम रब कर देते हैं। अच्छा, अब हमसे डायरेक्शन पूछी हुई थी, तो डायरेक्शन अब हम QC की वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं इधर QC की वैल्यू लिख दूँ। QC की वैल्यू आई है 1/4, जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वो क्या बन जाएगा 0.25। अब आपने यहाँ पर एनालाइज क्या करना है, आपने एनालाइज करना है कि जो KC की वैल्यू दी हुई थी और जो QC की वैल्यू है, इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है। QC की वैल्यू KC से छोटी है या बड़ी है। तो अक्सर बच्चों को ये वैल्यू कैलकुलेट करना नहीं आती है, वैल्यू सिंप्लीफाई करना नहीं आती है, वैल्यू का मतलब नहीं पता होता। वो अक्सर ये कहते हैं कि 0.25 छोटा है, ये बड़ा है, वो इसको बड़ी वैल्यू समझ लेते हैं। याद रखिएगा नेगेटिव पावर के साथ कोई भी वैल्यू लिखी होती है वो असल में बड़ी वैल्यू नहीं होती है। उसको जब आप कन्वर्ट करेंगे -4 यानी कि 0.4 मरतबा पीछे जाएगा। नेगेटिव पावर जब भी होती है पॉइंट पीछे जाता है उतनी मरतबा जितनी पावर लिखी होती है। तो 4 लिखा है तो इसका मतलब पॉइंट को 4 मरतबा पीछे भेजना है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो ये वैल्यू बनेगी 1 से 4 मरतबा पीछे जाएगा पॉइंट। तो ये 1 लिखा, एक मरतबा पॉइंट पीछे आ गया, दूसरी मरतबा पॉइंट पीछे आ गया, तीसरी मरतबा पॉइंट पीछे आ गया, यानी कि यहाँ था पॉइंट 1 2 3 4 मरतबा पीछे आ गया पॉइंट। तो ये वैल्यू बनी है। ठीक है, तो अब आप खुद बताएं कि ये वैल्यू छोटी है या ये वैल्यू छोटी है। तो जाहिर सी बात है KC की वैल्यू छोटी है, ये तो वैल्यू बड़ी है, तो हम क्या लिखेंगे QC इज़ ग्रेटर देन KC। और फिर आपने थ्योरी में ये टॉपिक पढ़ा है कि हमारे पास 3 बातें होती हैं, या तो QC छोटा होता है, या QC बड़ा होता है, या QC बराबर है। अगर QC ग्रेटर है KC से तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, रिएक्शन की डायरेक्शन रिवर्स होगी। डायरेक्शन इज इक्वल्स टू रिवर्स, ये आप आंसर लिख देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि QC जो है वो KC से बड़ा है। अगर QC छोटा होता है KC से तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा होता है, अगर QC बड़ा हो तो रिवर्स डायरेक्शन में। और QC और KC बराबर हैं तो इक्वल टू आता है। अच्छा, अब इसके प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने करना है। प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं, पेज नंबर, अगर आप अपनी बुक देखें तो पेज नंबर 8 9 10 और पेज नंबर 12 पर न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं। ये 10 वाला तो मैं अभी आप लोगों को करवा देता हूँ, बाकी 8 9 और 12 वाले न्यूमेरिकल्स बुक में मौजूद हैं। वहाँ से आप लोगों ने इसको लाजमी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। सेम इसी तरह के 8 और 9 बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा मैंने दूसरा न्यूमेरिकल करवाया आज। ठीक है, और जो 12 है वो बिल्कुल इसी तरह का ये प्रेडिक्ट द डायरेक्शन वाला ही न्यूमेरिकल है। और 10 वाला मैं करवा रहा हूँ जिसमें इन्होंने KC की वैल्यू देकर कंसंट्रेशन पूछी हुई है, तो आप उसको डायरेक्शन वाला न्यूमेरिकल नहीं समझिएगा। पेज नंबर 10 पर जो न्यूमेरिकल है वो अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये इस टॉपिक का आखिरी न्यूमेरिकल है, और आप ये अगर इन 4 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप किसी भी तरह का न्यूमेरिकल आ जाए आप सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC की वैल्यू गिवन है। ठीक है, यूनिट यहाँ पर भी नहीं गिवन,
क्यों नहीं गिवन? क्योंकि रिएक्टेंट के मोल भी 2 हैं और प्रोडक्ट के भी 2 हैं, तो इसलिए कोई यूनिट इस एक्सप्रेशन में होगा ही नहीं, ठीक है, तो हमें ड्राइव भी नहीं करना। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पर वैल्यू केसी की दी हुई है, लेकिन ये डायरेक्शन वाला न्यूमेरिकल नहीं है, क्योंकि कहीं नहीं लिखा हुआ कि डायरेक्शन निकालिए, और उल्टा उन्होंने बोला हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ NO निकालिए। NO यानी कि प्रोडक्ट में जो हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है। N2 और O2 की कंसंट्रेशन हमें गिवन है। अच्छा, यहाँ कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में दी हुई है, तो मोल पर लीटर देखकर परेशान नहीं होना, लीटर और DM³ दोनों का एक ही मतलब होता है, लीटर बोलें या DM³ बोलें, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो खैर, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वही सबसे पहले तो हम डेटा लिख लेते हैं। डेटा में क्या है हमारे पास गिवन? डेटा में सबसे पहले हमारे पास Kc की वैल्यू गिवन है, Kc इज इक्वल्स टू 4.1 इंटू 10⁻⁻⁴, और फिर उसके बाद हमें NO की कंसंट्रेशन निकालनी है, जबकि हमें N2 की कंसंट्रेशन जो है वो दी हुई है कितनी? 0.036 मोल पर लीटर, और O2 की कंसंट्रेशन भी दी हुई है 0.0089 मोल पर लीटर, ठीक है। सिंपल डायरेक्शन नहीं निकालनी, NO की कंसंट्रेशन निकालनी है। वही हम इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन दी हुई है, एक्सप्रेशन बनाएंगे सॉल्यूशन की हेडिंग डालकर, Kc की एक्सप्रेशन बनाएंगे। Kc की एक्सप्रेशन क्या है? अब यहाँ पर हेडिंग डालना चाहें तो लिख देंगे फॉर NO, फॉर कंसंट्रेशन ऑफ NO, ठीक है। इस तरह की हेडिंग बना दी हमने। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो शो कर रहा है कि ये NO की कंसंट्रेशन है जो हमें निकालनी है, ठीक है। Kc के फॉर्मूला क्या बनेगा? Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है यहाँ पर? NO, तो प्रोडक्ट ऊपर आता है और पावर लगेगी, याद रखिएगा यहाँ पर 2, जो इक्वेशन में गिवन होती है। और इसी तरह रिएक्टेंट में कौन कौन है हमारे पास? N2, और फिर कह रहा हूँ कि बीच में प्लस नहीं लगाना, O2, और कोई पावर नहीं लगेगी। अक्सर बच्चे इस नीचे वाले नंबर ऑफ एटम्स को पावर बना देते हैं कि नहीं, जो पीछे कोफिशिएंट लिखा हो ना तो वही पावर है, नीचे वाले नंबर ऑफ एटम्स को पावर नहीं बनाना, ठीक है। अच्छा, अब क्या है हमारे पास? वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो Kc की वैल्यू हमें गिवन है। अच्छा, वैल्यूज़ पुट करें पहले या पहले हम शिफ्टिंग कर लें, क्योंकि हमें NO निकालना है, तो इन दोनों को हमें इधर भेजना पड़ेगा। तो शिफ्टिंग पहले कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यूज़ अगर पुट कर दी तो वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, उनको शिफ्टिंग करना मुश्किल होगी। तो इसीलिए हम क्या कर लेते हैं, पहले हम शिफ्टिंग कर लेते हैं। Kc मल्टीप्लाई का साइन लगाए नहीं लगाए मर्जी है, N2 की कंसंट्रेशन, O2 की कंसंट्रेशन, ये दोनों यहाँ डिवाइड हो रहे थे, तरह के क्या हो गए? Kc के साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ पर NO हमारे पास पावर के साथ एज इट इज़ आ गया। अब आपको पता है कि हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, स्क्वायर यहाँ से रिमूव करने के लिए, और मैं दो काम एक साथ कर रहा हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे। स्क्वायर तो पहले से लगा हुआ है, रूट बोथ साइड्स पर अप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड पर भी रूट अप्लाई हो जाएगा और राइट साइड पर भी रूट अप्लाई हो जाएगा। तो राइट साइड वाला जो रूट है वो इस स्क्वायर को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। और साथ ही साथ मैं इसको शिफ्ट करके लिख रहा हूँ, पलट दे रहा हूँ। पूरी वैल्यू जब शिफ्ट होती है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होती, याद रखिएगा। पूरी की पूरी एक्सप्रेशन अगर पलट जाए हमारे पास, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट बन जाए, तो कोई साइन चेंज नहीं होती। तो हमारे पास सिर्फ NO एज इट इज़ आ जाएगा। इधर कंसंट्रेशन NO की लेफ्ट साइड पर पावर ख़त्म हो चुकी है रूट से, और राइट साइड पर हम रूट में लिख देंगे क्या चीज़? Kc और NO की N2 की कंसंट्रेशन और O2 की कंसंट्रेशन। अब हमें सिंपल यहाँ पर क्या करना है, यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है यूनिट, बल्कि यूनिट लिख लीजिएगा, यूनिट यूँ लिख लीजिएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, इसका जब कंसंट्रेशन निकलेगी तो वैसे तो सबको पता है कि कंसंट्रेशन मोल पर DM³ में होती है या मोल पर लीटर। तो अगर आप यूनिट लिखना चाहें तो लिख दें, बुक उन्होंने लिखा है, नहीं लिखना चाहें तो आखिर में बस सिंपल इसका मोल पर लीटर बन जाएगा यूनिट, क्योंकि कंसंट्रेशन है। Kc का यूनिट बदल सकता है, वो ड्राइव करना पड़ता है। कंसंट्रेशन का यूनिट ड्राइव नहीं करना, वो हमें पता है कि मोल पर लीटर ही होता है, चाहे कैसी भी कंसंट्रेशन हो, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूनिट पुट किए बगैर मैं डायरेक्ट बस वैल्यूज़ पुट कर दे रहा हूँ। लेफ़्ट साइड पर ये डाटा रब कर दे रहा हूँ हमें, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर भी लिखी हुई हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है NO इज इक्वल्स टू Kc की वैल्यू क्या गिवन है, 4.1 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय NO की वैल्यू, N2 की वैल्यू क्या दी हुई है, 0.036 मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू क्या है, 0.0089, ठीक है। ये तमाम वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब सिंपल कैलकुलेटर से हम क्या करेंगे, हम 10⁻⁴ को छोड़ देंगे, बाकी तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4.1 मल्टीप्लाई बाय 0.036 मल्टीप्लाई बाय 0.0089 इज इक्वल्स टू, आंसर आपके पास आ रहा है
NO इज इक्वल्स टू अंडर रूट 0.00131 इंटू 10⁻⁴, आगे भी 36 है, 13136 चलें पूरा ही लिख देता हूँ, इंटू 10⁻⁻⁴। अब आपको पता है कि नेगेटिव पावर का क्या मतलब होता है। नेगेटिव पावर का मतलब ये होता है कि पॉइंट को हमने 4 मरतबा और पीछे लेकर जाना पड़ेगा। पॉइंट को, पॉइंट पहले ही हमारे पास पीछे है, इसको 4 मरतबा और मैं दोबारा से वैल्यू को चेक कर लेता हूँ। 4.1 इंटू 0.036 मल्टीप्लाई बाय 0.0089, ठीक है, ये आंसर आ रहा है 0.0013136। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसका रूट अलग निकाल लें और ये नेगेटिव पावर जो है वो हमारे पास 4 है, पावर हाफ हो जाती है, आपको पता है रूट से बाहर आकर, इस तरह भी कर सकते हैं, या अगर चाहें तो पॉइंट को 4 मरतबा और पीछे भेज दें। इसको हम NO की जब कंसंट्रेशन लिखेंगे तो यहाँ पर किस तरह लिख देंगे, 0. इसका मैं रूट निकाल लेता हूँ अलग से, 0.036, ये डायरेक्ट मैंने इसका रूट निकाल लिया है, 0.036 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² हो जाएगी, ये हाफ हो जाती है। रूट से जब पावर जब रूट से बाहर आती है तो वो हाफ हो जाती है। और इसको एज इट इज़ छोड़ना चाहें एज इट इज़ लिख दें, या पॉइंट को 2 मरतबा और पीछे भेजकर इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहें ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दें। बाकी यूनिट आपको पता है कि मोल पर लीटर होता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास तमाम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए, ये आपका आंसर आ चुका है इसका, ठीक है। अब यहाँ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, मैंने बता दिया प्रैक्टिस किसकी करनी है, पेज नंबर 8, 9, 10 पर जो न्यूमेरिकल्स गिवन है उनकी प्रैक्टिस करनी है, और 12 पर एक न्यूमेरिकल है, और इसी तरह इन तमाम न्यूमेरिकल्स की भी दोबारा से आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार देखिए इसको इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट लेक्चर जो बनेगा वो पीएच के न्यूमेरिकल्स का होगा, क्योंकि 10th क्लास में सिर्फ ये दो ही टॉपिक्स हैं जिनके न्यूमेरिकल्स आते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं उनके IUPAC नेमिंग आती है, वो मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आप लोगों के यकीनन 2 से 3 सवाल आसानी से सेक्शन बी में से कवर हो जाएंगे इन्हीं न्यूमेरिकल से। थैंक यू सो मच।